कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी के हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो जेई प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन कराने वाली जो सीरीज थी उसमें हमारा नया लेक्चर आने वाला है जो किससे रिलेटेड होगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। भाई इससे काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है जेई में, और नीट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछने की काफी संभावना होती है। और बेसिकली मेरा मोटिव रहेगा कि जो ये क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करा सकूं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 3 मोशन होते हैं और उनमें भी काफी सारी वेराइटीज होती है। तो उनमें एक वेराइटीज है फोर्स बैलेंसिंग। भाई फोर्स को कैसे बैलेंस करके जो नए नए वेरिएबल्स होते हैं, अलग अलग फोर्स की वैल्यू ज्ञात की जा सके। किसी बॉडी पे एक फोर्स को बैलेंस करके अलग फोर्स कैसे फाइंड करें, तो उस तरीके से हम करेंगे। ये क्वेश्चन हमने क्लियर का है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ पे ये डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये दीवार है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, और ये रस्सियां हैं। एक रस्सी यहां से यहां तक जा रही है, इस पॉइंट तक एक रस्सी ये जा रही है, और एक ये जा रही है, एक ये मतलब इस तरीके से ये एक तरह से डायग्राम बन रखा है। ऐसे ये कोई एक ब्लॉक है वो सजा हुआ है, रखा हुआ है, और इसका वेट हमारे पास रखा 10 kg। और जो जी की वैल्यू है, गुरुत्वाकर्षणीयता जो जी है उसकी वैल्यू क्या है, 10 है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं हम। तो ये हमारे पास दे रखा है, हमें क्या करना है, हमें निकालना है T1 T2 T3 T4, यानी इसकी और इसकी वैल्यू क्या है। टी क्या यहाँ पे टेंशन बल है, तनाव बल। तनाव बल बेसिकली क्या होता है, जब आप देखने कभी रस्सी को खींचेंगे ना तो उसमें अपने आप खिंचाव उत्पन्न होती है, वो रस्सी वापस अपनी तरफ खींचेगी। तो वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि जब हम रस्सी पे फोर्स लगाते हैं तो उसके अपोजिट में एक अलग फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। वैसे ही इसमें होगा। जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक रस्सी से बंधा हुआ है ना, इससे बंधा हुआ है, इज इट क्लियर, इससे बंधा हुआ है। तो क्या करेगा, जब इसमें 10 किलोग्राम वेट है, तो जब उस पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, क्या होता है, वो W बराबर mg होता है। तो mg फोर्स नीचे लगेगा, तो इसके कारण रस्सी पे खिंचाव उत्पन्न होगा, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो ऐसे फोर्स हम ऐसे मतलब जो ये ऐसे लगेगा ना, जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये हम बैलेंस करेंगे। भाई नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स, बाएं का फोर्स बराबर दाएं का फोर्स, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। पूरा हम इसको क्लियर करते हैं, समझते हैं पूरा तरीके से। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट के लिए लेते हैं, इस पॉइंट को इसको लेते हैं। तो इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये लेंगे हमें, ये कोई हमारे पास ये ब्लॉक है, हमने देख लिया, ये ऐसा कर लिया, हो गया। ये ब्लॉक है 10 kg का। इस पे नीचे फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, W बराबर mg लग रहा होगा। दैट इज m क्या है 10, g क्या है 10, तो 10 इंटू 10 करेंगे 100 न्यूटन लग रहा होगा, 100 न्यूटन लग रहा होगा, है ना। और ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है, देखो ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है। अब नीचे फोर्स लग रहा है उसको, अब ये स्टेबल में इक्विलिब्रियम स्टेबल कंडीशन में, तो क्या होगा, नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स होगा। तो ऊपर तो मुझे कोई फोर्स दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा। लेकिन इसको गौर से देखिए, यहाँ पे ऊपर डायरेक्ट नहीं दिख रहा, इनडायरेक्ट कैसे है, ये T2 फोर्स है, इस तरफ लग रहा है ना, इस तरफ लग रहा है। तो इसका ये देखो पूरा परपेंडिकुलर नहीं है ना, ये दोनों एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस मान चलो, ये मैंने वाई एक्सिस मान ली, तो ये उन दोनों से कुछ एंगल पे है। तो मैं इसको घटकों में तोड़ लूंगा, क्या कर लूंगा, घटकों में तोड़ लूंगा। एक तो इधर हो जाएगा इस तरफ, और एक इस तरफ हो जाएगा, है ना। तो ऐसे तोड़ लूंगा मैं। तो एक तो इस तरफ तोड़ लूंगा, है ना, ये तोड़ लिया, और एक इस तरफ हो जाएगा, और ना, और ये T1 इधर है, ये तो T1 आ गया, ये T1 हो गया, और ये T2 इधर जा रहा है, ये T2 जा रहा है। मैंने मतलब ये छोटा सा इतना सा पार्ट लिया मैंने, ये वाला पार्ट लिया, इधर इधर दर्शा दिया। और ये कितना एंगल है, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है। तो देखो अब मैं इसको घटकों में तोड़ूंगा। T2, अब ये थीटा है, थीटा के साथ वाला घटक कौन सा होता है, T2 cos थीटा होता है, cos 30 हो जाएगा, है ना। फिर थीटा 30 है, तो T2 sin 30 हो जाएगा। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे और कोई देखो, अब ऊपर की तरफ फोर्स एक तो ये आ गया, T2 cos 30 आ गया, है ना, समझ गए, ये T2 cos 30 आ गया। इसके अलावा आप सोचो कि कहीं और लग रहा है क्या, ऊपर की तरफ फोर्स इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे और तो कहीं नहीं लगा। T1 के कारण तो लग नहीं रहा, लगेगा नहीं, क्योंकि T1 पूरा एक्स की डायरेक्शन में, पूरे एक्स डायरेक्शन में, तो इसका तो घटक टूटेगा ही नहीं। बाकी T2 का मैंने तोड़ दिया और कोई लग नहीं रहा, तो सिर्फ एक ही लग रहा है। तो इसको कंपैरिजन करो, इन दोनों कंपैरिजन करो, तो देखो ऊपर की तरफ एक बार मैं इसको और क्लियर कर देता हूं। ये हो गया मेरा डायग्राम। तो ऊपर क्या लग रहा है मेरा, T2 cos 30 लग रहा है, cos 30 लग रहा है, और इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारा T1, इस डायरेक्शन में लग रहा है T2 sin 30 लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है हमारा 100 न्यूटन। अब कंपैरिजन करो, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स होगा, क्योंकि स्टेबल कंडीशन में तो ऊपर जितना बल लग रहा है उतना ही नीचे लगना चाहिए, ऐसे ही होगा ना। तो बाई स्टेबल कंडीशन वी कैन से दैट T2 cos 30, T2 cos
30 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 100 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। T2 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, √3। ये आपको पता होना चाहिए और आइडिया होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये तो नॉर्मल है। जब इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, √3 डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 200/√3 न्यूटन। तो हमारे पास एक वेरिएंट की वैल्यू आ गई, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, T2 की आ गई। अब T2 से हम T1 की निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे हमने देखा, इस वाले पॉइंट पे ये वाला कौन सा हो जाएगा, इधर आ जाएगा T2 sin 30, इस तरफ क्या आ जाएगा T1 आ जाएगा। तो देखो ये बाईं तरफ वाला, ये दाईं तरफ वाला, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, लेकिन दो एक स्टेबल कंडीशन में ना इधर हो रहा होगा, ना ये मतलब जो ये ब्लॉक है ना इधर हिल रहा होगा, ना इधर हिल रहा होगा, लेकिन फोर्स दोनों तरफ लग रहे होंगे। तो क्या है कारण है कि जब ये क्यों नहीं हिल रहा होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, जब भी ऐसा पॉसिबल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं कर सकता हूं ना कि इन दोनों को देख के T1 इक्वल्स टू T2 sin 30, दोनों फोर्स बराबर होंगे जब भी पॉसिबल है कि स्टेबल कंडीशन में होगा। और T2 की मेरे को वैल्यू पता है, मैंने यहां से फाइंड कर ली, तो ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो T2 का जाएगा 200/√3, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की होती है 1/2। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ऊपर क्रॉस करेंगे, काटेंगे, तो क्या हो जाएगा 100/√3 न्यूटन। तो हमारे पास T1 और T2 की दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो यहाँ इस पॉइंट पे हमने देखा, इस पॉइंट पे कौन कौन से वेरिएबल आ रहे थे, T2 आ रहा था, T1 आ रहा था, यानी अब कोई इस पे वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो इसका इस पॉइंट का काम खत्म, इस पॉइंट का काम खत्म। अब हम आगे वाले पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, करते हैं आगे। तो गाइस अब हमने यहाँ इस पॉइंट पे हमने सारी जो प्रोसेस थी वो कर ली स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली हमने क्या किया, दोबारा से एक बार रिवीजन करते हैं। जो T2 था उसको घटकों में तोड़ा, इस ऊपर वाला घटक हो जाएगा T2 cos 30, नीचे वाला इधर वाला हो जाएगा T2 sin 30, तो ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर हो जाएगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब स्टेबल कंडीशन में तो दोनों तरफ जो नेट फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए। तो T2 cos 30 ऊपर था, नीचे था 100 न्यूटन, क्योंकि 10 × 10 mg वाला 100 था। इससे हमारा T2 निकल आया। अब इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे, बाएं वाला फोर्स बराबर दाएं जो राइट हैंड वाला फोर्स इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड फोर्स आएगा। तो उससे हम T1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो T1 T2 हमने फाइंड कर लिया, कितना है, T1 इक्वल्स टू 100/√3, T2 इक्वल्स टू 200/√3। यहां तक समझ में आ गया। अब हमारा ए पॉइंट का कंप्लीट होगा काम। अब हम जाते हैं बी पॉइंट पे, क्योंकि T3 किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, T3 और T4 बी पे मिल रहे हैं। हमें T1 T2 आ गया, T3 T4 फाइंड करना है। तो हम बी का क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एक तरह से हम दोबारा से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, FBD बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। बेसिकली क्या होता है, अगर आपको ज्यादा जानना है तो बेसिकली फिर मैं काफी समय बाद एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें प्योर रेजोनेंस जो एलेंस है, जो एलेंस और भी काफी सारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का सारा मटेरियल और वो इनका सारा मटेरियल और जो भी क्वेश्चन सब प्रोवाइड करूंगा, सारे सॉल्व करवाऊंगा। सो थोड़ा फ्यूचर का प्लान है, पर अभी तक हल्का फुल्का समझ लो, जो आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो FBD बनाऊंगा। तो ये बी पॉइंट हो गया मेरा, हो गया। अब ये T4 जा रहा है, बिल्कुल ऐसा कैसा बना रहा हूं, T4 ये रहा, क्योंकि रस्सी में खिंचा हुआ। ये क्या है अपना T3 आ रहा है, और इस तरफ क्या है, इस तरफ है हमारा T2 है, ये क्या है T2 है, और थोड़ी है बी पे और कोई फोर्स थोड़ी है। ये एंगल हमारा 60 डिग्री यहां से, और ये एंगल हमारा 30 है। तो देखो ये 30 है, ये कितना हो जाएगा 90 होगा, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 90 + 30 120, और टोटल ट्राइंगल का 180 होता है, 180 - 120 60 होगा। तो ये हमारा एंगल कितना होगा, ये होगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो गाइस समझ में आ गया फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि फोर्स बैलेंस करें। सबसे पहले हम फोर्स बैलेंस कैसे करेंगे, तो ऐसा आपको चक्कर हो रहा है तो हम एक्स एक्सिस इसको मान लेंगे, वाई एक्सिस इसको मान लेंगे, ऊपर या नीचे वाई एक्सिस कुछ भी कर सकते हैं। उस हिसाब से हम घटकों में तोड़ेंगे। तो T4 है, T4 टेढ़ा आ रहा है, न एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है पूरा, न वाई की, तो हम इसको वाई और एक्स दोनों में घटकों में तोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा T4 cos, क्योंकि थीटा के साथ वाला एंगल क्या होता है, cos थीटा होता है। T4 cos थीटा क्या है 60 डिग्री, cos 60। ये क्या हो जाएगा T4 sin 60 डिग्री, क्योंकि T4 sin थीटा, क्योंकि थीटा ये रहा ना, और थीटा के दूसरी तरफ वाला घटक क्या होता है, साइन आता है, साइन थीटा होता है। तो T4 sin 60 डिग्री हो गया। अब ये तो पूरे एक्स डायरेक्शन में, T4 को हमने एक्स वाई में तोड़ लिया, लेकिन T2 भी देखो अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा है, अलग में आ रहा है ना ऑब्वियसली। देखो ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, ये दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसको भी घटकों में तोड़ेंगे। क्या हो जाएगा, ये थीटा 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा के दूर वाला है ना, थीटा ये रहा, थीटा से दूर आ रहा है ना, तो ये क्या साइन हो जाता है थीटा से दूर। तो T2 sin 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास T2
कॉस 60 डिग्री, T2 कॉस 60 डिग्री। समझ में आ गया? ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? यहां तक समझ में आ गया आपको क्या किया हमने? ये इस तरफ रस्सी पे खिंचाव होगा तो ये है ना ऐसे लगेगा पर। इज इट क्लियर? क्योंकि रस्सी खिंच रही है ना, तो रस्सी पे खिंचाव मैंने खींच रहा हूं, तो इस पॉइंट पे क्या लगेगा? उस तरफ लगेगा, दूर की तरफ। लेकिन इस पॉइंट पे इस तरफ लगेगा। आप खुद अपने इमेजिनेशन के हिसाब से सोचो कैसे लगेगा। तो यहां तक समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, एक बार मैं इसको क्लियर लिख लेता हूं एक बार दोबारा से। ये ऐसे पॉइंट है बी और ऐसे फोर्सों को कर लेता हूं। तो इस तरफ क्या रहा था हमारे पास? T4 sin 60 आ रहा था, और जो ये T4 था मैंने T4 cos और sin में कन्वर्ट कर लिया, तो इधर क्या जाएगा? T4 cos 60 डिग्री, है ना? राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो बता देना। और इस तरफ क्या आ रहा है? इस तरफ आ रहा है T2 cos 60 डिग्री और T3 आ रहा है, इधर दोनों आ रहे हैं इस तरफ। और नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है T2 sin 60 डिग्री। समझ में आ गया? T3 ऐसे कैसा? T2 को मैंने साइन और कॉस में तोड़ दिया, T4 को साइन कॉस में तोड़ लिया। अब मैं क्या करूंगा? वही करूंगा, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, क्योंकि सारे पॉइंट स्टेबल कंडीशन में होंगे। क्योंकि अगर ये हिलता है, अगर ये अनस्टेबल होता है तो ऑब्वियसली ये हिलेगा, तो इसके कारण इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्ट है ना, एक दूसरे से कनेक्ट है। ये अगर हिलता है तो ये भी हिलेगा। लेकिन हमने कह रखा है कि ये पूरा जो ब्लॉक है स्टेबल में, तो अगर ब्लॉक स्टेबल में तो पूरा जो ये डायग्राम है, पूरा जो कम्युनिटी है पूरी भी स्टेबल में होना जरूरी है, यानी बी पॉइंट का भी स्टेबल रहना जरूरी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। ऐसा क्यों करूंगा? आप सोच रहे होंगे इन दोनों को क्यों नहीं पहले बराबर किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो हमने T2 पहले फाइंड कर रखा है। अभी जस्ट पुरानी जो है अभी क्वेश्चन किया था, अभी जो पुराना वाला छोटा सा किया उसमें हमने T2 फाइंड कर रखा है, तो इससे मैं T4 निकालूंगा। लेकिन इसमें देखो T3 T4 दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन से दो निकालने में दिक्कत होगी, तो मैं इसको दोनों को सॉल्व करूंगा। तो T2 sin 60 डिग्री इक्वल्स टू T4 cos 60 डिग्री। क्या? cos 60 डिग्री। तो T2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? T2 की यहां से देखो 200/√3 sin 60 क्या होती है? √3/2 होती है, आपको पता होगा। और T4 cos 60 क्या होती है? 1/2 होती है, 1/2 होती है। जब इनको सॉल्व करना तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो T4 क्या आ जाएगा? T4 आ जाएगा हमारे पास 200 न्यूटन। सो गाइस अब समझ में आ गया, T4 की वैल्यू हमारे पास आ गई, T1 आ गया, T2 आ गया। अब हमने ऊपर वाला तो बैलेंस कर दिया, बगल वाला करेंगे भाई जो लेफ्ट हैंड फोर्स इक्वल्स टू राइट हैंड फोर्स। तो लेफ्ट हैंड में फोर्स कितना आ रहा है? ये आ रहा है T3 प्लस T2 cos 60, क्योंकि इधर जो दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, वो फोर्स लगाने लग गए। एक तो T2 वाला फोर्स लगने लग गया, एक T3 वाला। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? दोनों का ऐड। और राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में हो जाएगा गाइस, एक सेकंड इसको मिटा देता हूं एक बार। और राइट हैंड साइड में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में सिर्फ T4 sin 60 है, T4 sin 60 डिग्री। अब T3 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। T2 क्या है? T2 का हमारे पास 200/√3। और sin cos 60 की क्या होती है? cos 60 की वैल्यू होती है मुझे पता है 1/2। और T4 की क्या मैंने अभी फाइंड की? 200 है। ये देखो T4 की फाइंड की है। sin 60 क्या होती है? √3/2 होती है। जब इसको सॉल्व करूंगा 2 से ये कटेगा तो 100 आ जाएगा। अब इससे भी 2 से काटूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो गाइस अब हम बस यही करेंगे, बस होने वाला है, बस 5-7 सेकंड और है। ये आपको स्टेप समझ में आ गई? क्या लिखा है इसको दोबारा से लिखते हैं। T3 प्लस 100/√3 हो जाएगा, 100/√3। और इस तरफ राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 100√3 आ जाएगा, 100 इंटू √3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से काटा तो 100 बचा। अब इसको दूसरी तरफ भेजूंगा तो प्लस है तो माइनस में पहुंच जाएगा, तो 100√3 माइनस 100/√3 एलसीएम लूंगा। क्या कर लूंगा? √3 एलसीएम लूंगा, तो 100√3 इंटू √3 माइनस 100 एलसीएम लूंगा ना। सो गाइस √3 इंटू √3 करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 100 को 3 से करेंगे तो 300 माइनस 100 आ रहा है, तो कितना बचेगा? 200। ऊपर 200 बाई नीचे आ रहा है √3 न्यूटन। तो हमारे पास वैल्यू आ गई T1 की आ गई 100/√3, T2 का 200/√3, T4 की 200 और T3 की 200/√3। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, या फिर एडवांस में जो जेई एडवांस होता है उसमें इंटीजर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनमें ही पूछ सकता है। और जो नीट है, नीट में काफी सिंपल सा पूछ लेगा भाई। अब इतना बड़ा नहीं दे, क्या पता कुछ जमीन इतना नहीं बड़ा दे, केवल ये सारा हटा दे, ऊपर वाला नीचे वाला जो दे दे डायग्राम, नीचे वाला ये इतना सपोर्ट सा दे दे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे वर्किंग कर रही है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताइए। उस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपको इतना सा तो करने में क्या दिक्कत होती है, 5 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, सी यू एंड टेक केयर।
सो गाइज अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखा है, ये हमारे पास एक डायग्राम बन रखा है, फुल फ्रेश डायग्राम, और इसमें पूछा है कि हमारे पास जो ये घिरनी है, जो इस पे लगने वाला, ये इस पे एक तरह से ये जो घिरनी है वो इससे कनेक्ट है, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, और मास कितने किलोग्राम का मास लटका हुआ है कोई बॉडी, और 10 किलोग्राम मास की। तो सबसे पहले हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था FBD बनाएंगे। सबसे पहले एक तो ये इस वाले चीज के लिए बनाएंगे, एक तो ये चीज बनाएगा, एक इसके लिए बनेगा और एक इसके लिए बनेगा, क्योंकि ये दो अलग जगह पे फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि एक तो इधर लग रहा होगा और एक इधर भी फोर्स लग रहा होगा। तो सबसे पहले इसके लिए बनाते हैं। इसके लिए FBD बनाएंगे तो ये 10 kg मास है ना। तो नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, वो लगेगा mg। m कितना है 10, g कितना है 10 मान लिया मैंने, तो 100 न्यूटन हो जाएगा। और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर होगा हमारा टेंशन फोर्स, इस रस्सी पे बल लगने वाला। तो अब लेग में लेफ्ट में और राइट में कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो हम इक्वल करेंगे तो T कितना आ जाएगा, हमारा टेंशन फोर्स आ जाएगा 100 न्यूटन। तो समझिए इस रस्सी पे कितना लगेगा, 100 न्यूटन। अब ये इस हमने जो ये वाला स्पेस था, इस स्पेस के लिए FBD बना लिया। अब हम इस स्पेस के लिए बनाएंगे FBD फॉर दिस, इसके लिए हम बनाएंगे। इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए एक तरह से ऐसे FBD बनेगा। FBD होता है सिर्फ इसमें फोर्सों को दर्शाते हैं, बाकी जो डायग्राम होते हैं उनको उनको हटा देते हैं। तो इस पे मैंने मान लिया F मान लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैंने F फोर्स मान लिया, मुझे इसी पे तो निकालना है ना। और मुझे पता है ये रस्सी पूरी एक ही है और स्टेबल कंडीशन में है और रस्सी एक ही है, तो सब पे पूरी रस्सी पे फोर्स सेम लगना जरूरी है ना। टेंशन फोर्स सब पे सेम लगेगा। और मान के चलो अलग लगा, इधर 100 लग रहा है, अभी हमने फाइंड किया, इधर 100 लग रहा है, इधर 90 लग रहा होगा, तो इधर फोर्स ज्यादा है तो रस्सी इस तरफ मूव करेगी, इधर की ज्यादा खींचेगी, इधर की कम खींचेगी। इस कारण जो रस्सी है वो स्टेबल में नहीं होगी, अगर स्टेबल में नहीं होगी, इसलिए पूरी रस्सी पर फोर्स सेम होना जरूरी है, अगर एक ही रस्सी है। हाँ, पिछले क्वेश्चन में काफी सारी अलग अलग रस्सियां थी, उनको अलग अलग पॉइंट पे जॉइंट थे, वो रस्सी अलग अलग थी, इसीलिए उन पे फोर्स अलग अलग आ रहा था। लेकिन ये पूरी रस्सी एक है, इसलिए यहाँ पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही यहाँ पे लगेगा। तो इधर कितना लग रहा था, इधर लग रहा था 100 न्यूटन, और इधर फिर कितना हो जाएगा, इधर भी 100 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि ये रस्सी एक ही है, ये परपेंडिकुलर है ना। और ये F है, तो और इसके अलावा है ना F है। अब हमें देखना है भाई, इसको घटकों में तोड़ेंगे, क्योंकि ये तो देखो ये पूरी x डायरेक्शन में आ रही है, y डायरेक्शन में आ रहा है। मैंने बताया था जब x और y कंप्लीट होते हैं तो हमें उनको नहीं तोड़ते, बाकी जो अलग डायरेक्शन होता है, कंप्लीट x या y में नहीं होता, तो उसको घटकों में तोड़ते हैं। तो बेसिकली हम भी ऐसा करेंगे, देखो पूरा x या y में नहीं है तो इसको घटकों में तोड़ेंगे। इधर थीटा मान लिया, थीटा बेसिकली पहले फाइंड करते हैं, थीटा कितना होगा। तो थीटा देखते हैं, इसमें देखो, इसमें ये वाली अपनी y डायरेक्शन और ये वाली कौन सी x डायरेक्शन है ना। एक तरह से इसको भी कह सकते हैं, ये x है ये y है ना। तो इसमें देख के बताओ, एक तरह से एक बार इसको हल्का मिटा देते हैं फिर बताते हैं। ये ना हमारा है ना, तो ये इस डायरेक्शन से, यानी इस डायरेक्शन से और इस वाली डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा, यानी x और y से कितना एंगल बनाएगा, आपको कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको देख के कि ये स्टेबल कंडीशन में। तो जो इसका एंगल x डायरेक्शन से जितना होगा, यानी इस वाली डायरेक्शन से जितना होगा उतना ही ऊपर वाली डायरेक्शन से होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए ना, क्योंकि रस्सी सेम है। रस्सी सेम है, तो जितना फोर्स रस्सी में उतना फोर्स इस वाली पार्ट में होगा, और जितना एंगल इस रस्सी से होगा उतना ही इस रस्सी से होना चाहिए, जब भी पूरी स्टेबल कंडीशन में होगी। तो जब सेम एंगल कब हो सकते हैं, जब ये 45 हो, इधर भी 45 इधर भी 45 हो, तो भी टोटल नेट 90 है, दोनों में सेम होना चाहिए, तो 45 डिग्री कंपलसरी है। तो ये क्या हो जाएगा, F cos 45 डिग्री, इज इट क्लियर। और ये हो जाएगा F sin 45 डिग्री, क्योंकि एंगल के साथ वाला कॉस में होता है और एंगल से दूर वाला साइन में होता है। तो बस इक्वल कर दो, या तो इसको इसके इक्वल कर दो, या इसको इसके इक्वल कर दो, यानी ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, बाएं वाला फोर्स बराबर दाएं वाला फोर्स। तो मैं ऊपर वाला नीचे वाला के बराबर करूंगा, तो F sin 45 डिग्री इक्वल टू 100 हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स अपॉन नीचे वाला फोर्स बराबर। तो F sin 41/√2 होता है, और ये 100 के इक्वल हो जाएगा, तो F क्या हो जाएगा 100√2 न्यूटन, 100√2 न्यूटन। तो जो इस पे घिरनी पे फोर्स लगेगा उस पर कितना लगेगा, 100√2 न्यूटन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो थैंक यू। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कि ये एक सिस्टम दे रखा है, जिसमें ये एक 10 kg एक 20 kg का ब्लॉक है, इधर एक दीवार से लगे हुए हैं और साइड में एक दूसरी दीवार उनको रोके हुए है, और ये 50 न्यूटन का एक फोर्स है जो वर्टिकल एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री बनाती है। और इधर एक जो x डायरेक्शन है उसमें 100 न्यूटन का फोर्स हमें दे रखा है या लगा रखा है। तो इसमें पूछा है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, यानी जो ये इस ब्लॉक पे इस सरफेस के कारण कितना संपर्क बल लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, उसी तरह जो इस सरफेस के कारण इस ब्लॉक पे कितना लगेगा, यानी
बिटवीन ब्लॉक्स, यानी बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, यानी ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में, और उसके अलावा और कहाँ सरफेस आ रही है, और एक यहाँ पे भी आ रही है, तो इस सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा। उसके अलावा बिटवीन ब्लॉक्स यानी इनके बीच में भी कितना फोर्स लगेगा, यानी इस पे फोर्स इतना, इसका फोर्स एंड इनके बीच में फोर्स एंड इनके बीच में फोर्स हमें फाइंड करना है। क्या करना है। तो सबसे पहले मैं दो अलग अलग ये मुझे जो ब्लॉक दे रखे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा। पहले इस ब्लॉक का बनाऊंगा, तो इस ब्लॉक का मैं वीडियो बनाऊंगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इसका बनाऊंगा। तो ये कितना है, 10 kg है मेरे पास, 10 kg। अब वीडियो बनाते हैं तो जिस सिस्टम में से कोई एक छोटा पॉइंट ले लेते हैं, अब उस पर जितने सारे फोर्स हैं वो सारे हम दर्शा देते हैं। एक तो 100 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 100 न्यूटन लग रहा है, और जो इनके बीच में सरफेस, ये दोनों सरफेस है ना, ये दो ब्लॉक के बीच की सरफेस है, तो कांटेक्ट के कारण ये इनके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा। वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में तो लग नहीं सकता, क्योंकि इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में लगेगा तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो जो ब्लॉक है इस तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन हमें स्टेबल में दे रखा है, तो किस इस डायरेक्शन में होना चाहिए, वो मैंने मान लिया N1 मान लिया। और ये देखो 10 किलोग्राम का है, जो है मास की बॉडी है, 10 किलोग्राम मास की है, तो इस पर एक नीचे फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि mg से हो जाएगा। m कितना है, 10, और g मैंने मान ली 10 मान ली, तो 100 न्यूटन हो जाएगा। और अब देखो नीचे 100 लग रहा है, तो आप सोच रहे होंगे भाई नीचे लग रहा है, ऊपर तो कोई लग नहीं रहा है, इस हिसाब से तो नीचे जमीन नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। लेकिन आप देखो इनके बीच में एक सरफेस है ना, इस सरफेस पे रखूंगा, हम जितना दबाएंगे तो ये सरफेस रोकने की कोशिश करेगी अंदर जाने से, तो एक कांटेक्ट फोर्स सरफेस के द्वारा लगेगा। ये N2 मान लिया हमने, कितना मान लिया, N2। तो अब कंपैरिजन कर दो, N1 बराबर ये वाला डायरेक्शन, N1 बराबर कितना हो जाएगा, N1 बराबर हो जाएगा 100 न्यूटन, क्योंकि जो लेफ्ट साइड का फोर्स इक्वल टू राइट साइड का फोर्स, ऐसे ही ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो N2 कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। यानी जो इस ब्लॉक ये वाला ब्लॉक है और नीचे का जो सरफेस है, उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, वो लग रहा है N2, वो कितना है, 100 न्यूटन है। और दोनों ब्लॉकों के बीच में जो फोर्स है, जो कांटेक्ट फोर्स है, वो कितना होगा, वो होगा N1, और N1 किसके बराबर है, 100 न्यूटन, यानी यहाँ पे भी 100 न्यूटन और इधर भी 100 न्यूटन। तो अब इसमें और कहीं तो कुछ दिख नहीं रहा, तो इसका काम हो गया खत्म। अब हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम दर्शाएंगे। ये 20 kg है, कितना, 20 kg, तो इस पर सारे दर्शा दो। तो देखो, एक तो जो ये सरफेस है, इस सरफेस के कारण इस पे किधर पर लगेगा, इस तरफ लगेगा। कितना लगेगा, मैंने मान लिया N3 मान लिया, कितना मान लिया, N3 मान लिया। और देखो ये भी एक कांटेक्ट सरफेस है, एक सरफेस है ना, तो इसके कारण ऊपर की तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। इज इट क्लियर? या फिर ऐसे दर्शा दूं, ऊपर दर्शा देता हूँ, चलो ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। और एक ये भी तो कांटेक्ट सरफेस है, ये क्या है, कांटेक्ट सरफेस, तो इसके कारण कहाँ लगेगा, इसके कारण इस डायरेक्शन में लगेगा। आप सोच रहे होंगे अभी तो ये इस तरफ लग रहा था, ये वाला ही फोर्स, इसी के इनके बीच का फोर्स इधर लग रहा था, और अब इधर कैसे हो गया, ये ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि देखो ये दोनों ब्लॉक्स अलग अलग हैं, तो इस ब्लॉक पे जो ये कांटेक्ट फोर्स है वो इस तरफ धक्का देगा, और जो ये वाला ब्लॉक है वो उसको उस तरफ धक्का देगा, जिससे आपस में मिक्स नहीं हो। तो एक तरह से ये दोनों ब्लॉकों पे अलग अलग डायरेक्शन में रिएक्ट करेगा। अब बेसिकली हर एक पार्टिकल पे करता है, जैसे ये, और इनके बीच में एक दूसरा 120 ब्लॉक रखा है, तो इनके बीच में काफी सारे पार्टिकल है, तो एक जस्ट 10 किलोग्राम के वाला 10 किलोग्राम के नियर पार्टिकल पे तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, लेकिन जैसे 20 किलोग्राम के पार्टिकल के नियर आ जाएगा तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और देखो ये हो गया। अब इसके अलावा अब हमने ये वाला यूज कर लिया, ये ले लिया, अब कितना बचा, ये वाला बचा। तो देखो ये किस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये देखो टेढ़ा आ रहा है, न एक्स में न पूरा वाई में, तो हम इसको घटकों में तोड़ेंगे। तो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ कौन सा आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा 50 cos 60 हो जाएगा, cos थीटा वाला हो जाता है cos थीटा। और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा 50 sin 60 डिग्री। आपने सोचा कि इसको इसी तरफ क्यों लिया, इसको इस डायरेक्शन में भी तो ले सकते थे, वो ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो ये इस तरफ आ रहा है, इसका नेट फोर्स इस तरफ आ रहा है, तो इस तरफ आ रहा है, ये भी इधर आना चाहिए, ये भी इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। अगर ये बाहर की तरफ होता तो ये भी बाहर जाते दोनों। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो बस ऐसे ही है, 50 cos 60 तो नीचे आ जाएगा ये वाला, ये फोर्स, तो 50 cos 60 नीचे लग रहा है cos 60 डिग्री। और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है 50 sin 60 डिग्री, यानी इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसी की तरफ ही तो लग रहा है। N3 भी इधर लग रहा है और ये भी इस तरफ लग रहा है, तो मैंने इनको एक साथ लिख दिया 50 sin 60 डिग्री। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और ये फोर्स हमने कितना फाइंड किया था, ये हमने फाइंड किया था 100 न्यूटन, तो इसको 100 न्यूटन कर सकते हैं, ये कॉन्टेक्ट फोर्स इनके बीच का। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और मुझे ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, इसका मुझे पता नहीं है, N4, ये वाला कॉन्टेक्ट फोर्स, तो ये N4 हो जाएगा, है ना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाले को तो इसके इक्वल कर दूंगा, तो N4 कितना हो जाएगा, N4 हो जाएगा मेरे पास 50 कितना हो जाएगा,
सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकंड। तो ये समझ में आया। उसके बाद गाइस हमने एक बस हल्का सा मिस्टेक कर दी कि जो इसके कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी तो नीचे एक्ट करेगा ना। तो एक नीचे की तरफ एक और फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे। तो नीचे की तरफ कौन सा लगेगा, एक लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कितना होगा 20 गुना 10 यानी mg, दैट इज 200 न्यूटन का। यानी इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसकी वेट के कारण आ रहा था वो हमने ऐड करना भूल गए थे। तो बस ये करके n4 बराबर कितना हो जाएगा 50 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, 1/2 होती है प्लस 200 और ये कितना हो जाएगा 225 न्यूटन। इज इट क्लियर। तो हमारे पास इस सरफेस पे कितना, ये सरफेस है ना, ये सरफेस कांटेक्ट फोर्स कितना अप्लाई करेगी इस ब्लॉक पे, वो करेगी 225 न्यूटन। अब हम ये वाला फाइंड करते हैं, n3 फाइंड करते हैं, यानी इनके बीच का जो कांटेक्ट फोर्स वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ये वाला फोर्स 100 इक्वल्स टू n3 प्लस 50 sin 60। sin 60 कितनी वैल्यू होती है √3/2 होती है, आपको पता होगा। बाकी तो कैंसिल आउट करें तो 25 √3, सो n3 आ जाएगा 100 माइनस 25 √3 न्यूटन। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर देना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, आज का सेशन था, जिसमें हमने फोर्स बेसिकली फोर्स बैलेंस करना सिखाया। और हमने ये भी सीखा कि जो फोर्स होता है अगर वो कंप्लीट एक्स या वाई डायरेक्शन नहीं होता तो हम उसको घटकों में तोड़ के काफी सिंप्लीफाई करके काफी आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब सॉल्व करते गए तो बस कितना मामूली हो गया। बस देखो एक लाइन में आ गया n बराबर 100 n2 बराबर 100 न्यूटन, ऐसे ही हो गया। कतई टफ नहीं होती है टॉपिक्स, बस थोड़ा इनको सिंप्लीफाई करना पड़ता है और थोड़ा समझ के थोड़ा अपना लॉजिक लगा के इनको सॉल्व करना पड़ता है। सो अब हम आगे जो लेक्चर लेने जाएंगे, आगे सेशन लेने जाएंगे, उसमें हम कराएंगे। अभी तक तो हम ये स्टेबल में था, अभी हम कराने जाएंगे जब कुछ एक्सीलरेशन से मूव कर रहा हो, या फिर अभी तक तो देखो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से ऐसे बंधा हुआ था, किसी दीवार से या किसी अलग चीज से, लेकिन अब बंधा नहीं होगा, ये दीवार हट जाएगी, ये मूव करेगा। तब हम आगे किस तरीके के उन पे क्वेश्चन बनते हैं वो कराएंगे आने वाले सेशंस में। सो बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं फॉर जेईई एंड नीट प्रिपरेशन के लिए, फिजिक्स के लिए। काफी बार कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मैकेनिक्स से रिलेटेड है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, सी यू, स्टे सेफ, स्टे होम। सो थैंक यू।